नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से रूबरू होने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन की। और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश में हर जुबान पर छाए पीथमपुर में कचरे के निपटान को लेकर। सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर सुनवाई की, जिसमें सरकार की तरफ से जो हलफनामा पेश किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि फेक रिपोर्ट्स और अफवाहों की वजह से यह हंगामा हुआ है। साथ ही सरकार ने कोर्ट से यह मांग की है कि कचरे को नष्ट करने के लिए और भी वक्त दिया जाए। कोर्ट से कंटेनर से कचरा अनलोड करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी को जल्द ही जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं और अब अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। और इन सब के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कोर्ट में सुनवाई क्यों हुई। पीथमपुर की राम की फैक्ट्री में कचरे को जलाने को लेकर छिड़ी बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार इसका विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख तक कचरा निष्पादन के लिए डेडलाइन दी थी, लेकिन इससे पहले ही स्थानीय विद्रोह ने बवाल खड़ा कर दिया और कचरा निष्पादन नहीं हो सका। और वहीं हाईकोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर वकील ने क्या कुछ जानकारी दी है, यह भी आप सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद आदेशित किया है कि ये राज्य सरकार को छूट है कि वो जो पब्लिक में असंतोष है या भ्रामक जानकारी है उसको अपने स्तर पर भ्रम दूर करें। साथ ही मीडिया पर रोक लगाई है कि वो फेक न्यूज़ भोपाल गैस के टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में फेक न्यूज़ पब्लिश ना करें। सिर्फ वही जानकारी जो तथ्यात्मक रूप से सही हो और फेक न्यूज़ जारी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि लोग अनावश्यक रूप से भ्रमित ना हो। वहीं इस पूरे मसले को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। तो हमने कहा था, वही बात हमने हाईकोर्ट के सामने भी रखी है। यूनियन कार्बाइड के संबंध में कचरा शिफ्ट किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को माना है और 6 हफ्ते का समय देते उन्होंने कहा कि बाकी सब पक्ष को भी सुन करके फिर वो आगे अपना निर्णय देने वाले हैं। और सागर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर विवाद का निराकरण हो गया है। विधायक के नेतृत्व में दोनों पक्षों में हल निकाल लिया गया है। अधिकारियों के साथ बैठकर निराकरण किया गया है। 700 वर्ग फीट में हिंदू मंदिर का निर्माण कराएंगे। तो सागर से इस वक्त की बड़ी खबर, मंदिर विवाद का निराकरण हो गया है। विधायक के नेतृत्व में दोनों पक्षों में हल निकाला गया है। अधिकारियों के साथ बैठकर निराकरण किया गया है। 700 वर्ग फीट में हिंदू मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। तो सागर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मंदिर विवाद लगातार सामने आ रहा था, जिसके बाद अब उसका निराकरण कर लिया गया है। विधायक के नेतृत्व में दोनों पक्षों में हल निकाला गया है। अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा हुई है, जिसमें हल निकाल लिया गया है। 700 वर्ग फीट में अब हिंदू अपने मंदिर का निर्माण कराएंगे। भाई साहब, रुक करेंगे एक और मध्य प्रदेश की हॉट टॉपिक का, वो है बीजेपी का संगठन चुनाव। बीजेपी संगठन में चुनाव की बयार बह रही है। हर प्रदेश अपने जिला और मंडल अध्यक्षों की सूची तैयार कर चुका है। कई प्रदेश में तो सूची जारी भी हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक किसी के नाम पर बीजेपी संगठन मुहर नहीं लगा पाया है।
कई नाम तय बताए जा रहे हैं तो कहीं सूचना है कि बीजेपी कुछ नए प्रयोग कर सकती है। और अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी कई जगहों पर जिला अध्यक्ष रिपीट कर सकती है तो कई जगहों पर महिला जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आखिर देरी किस कारण से हो रही है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की इस नए जिले पांढुर्णा की पहली जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। राजनीति है, कुछ लोग और भी दावेदार हैं तो वो लोग आए थे और कुछ ऐसे हैं जो समर्थक हैं वो भी आए हैं। और मैं तो बस पार्टी से इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है और मुझे अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका दिया जाए। देखिए, ये निर्वाचन है जिलाध्यक्षों का सर्वसम्मति के लोकतंत्र के तहत। जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है, मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रतिनिधि, तमाम वरिष्ठ नेता, वर्तमान के जनप्रतिनिधि, विधायक सांसद, पूर्व के विधायक सांसद, वर्तमान के जिलाध्यक्ष, पूर्व के जिलाध्यक्ष, इन सबकी अभिमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर और एक पूरे सामाजिक और लैंगिक संतुलन के आधार पर जिलाध्यक्षों के निर्वाचन पूर्ण होंगे और उनके नामों की घोषणा भी शीघ्र सबके सामने होगी। और जाहिर सी बात है कि इस पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग वो भी सुनिए। जिला अध्यक्ष के लिए इन्होंने कहा था कि 5 तारीख को घोषणा कर देंगे, अभी तक घोषणा नहीं की। 5 तारीख हो चुकी है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मकड़ जाल में फंसी हुई है। उसका उद्देश्य सरकार बनाना होता है, ना तो उनकी पार्टी में देवतुल्य कार्यकर्ता बचा है, ना कार्यकर्ता उनका समर्पित सिपाही की तरह काम कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, एक तरफ बीजेपी अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती है, दिग्गज से लेकर हर कार्यकर्ता अनुशासन की बात करता है, लेकिन जब सूची नहीं आ रही है और इस तरीके की बात सामने आती है तो क्या लगता है ये सारी जो चीजें हैं वो किस ओर संकेत करती हैं? देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी लगातार कवायद कर रही थी जिला अध्यक्षों की नामों को लेकर। सबसे पहले रायशुमारी हुई, जिलों में जाकर जिला पर्यवेक्षकों ने और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने रायशुमारी की। रायशुमारी में जो 3 नाम आए पैनल में, उनको भोपाल में जो है प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के सामने खोला भी गया और फिर शॉर्ट लिस्ट हुए नामों पर मंथन भी हुआ और ये संभावना थी कि जल्द से जल्द भाजपा जो है कुछ जिलों के नाम घोषित कर देगी। लेकिन अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी अपने पहली लिस्ट या फिर यूं कहे कि एक भी जिलाध्यक्ष का नाम घोषित नहीं कर पाई है। भाई, बीजेपी के संगठनात्मक जो जिले हैं वो 60 जिले हैं, 60 में से एक भी जिलाध्यक्ष घोषित नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को इतने दबाव में आकर जो है नामों की घोषणा नहीं कर रही बीजेपी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी मध्य प्रदेश पूरे देश में संगठनात्मक कार्यों के मामले में सबसे नंबर 1 राज्य मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा और हमेशा उसकी तारीफ राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से होती है। लेकिन ऐसे में जिलाध्यक्षों की देरी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है कि बड़े नेताओं के, सांसदों के, पूर्व सांसदों के, मंत्रियों के दबाव में कहीं ना कहीं जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा नेतृत्व नहीं कर पा रहा है, उनके दबाव में। और यही कारण है कि आज भी नेतृत्व ने जो है घोषणा अभी तक नहीं की। अब देखना होगा, हालांकि अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज भी सूची जारी हो सकती है, क्योंकि सुबह से ही दिग्गजों ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने सुबह से जो है सीएम हाउस में बैठकर एक्सरसाइज की है, नामों पर मंथन किया है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि नेताओं का जो दबाव है वो इतना है संगठन के ऊपर जिला अध्यक्ष को लेकर कि लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है, नाम जारी नहीं हो पा रहे हैं। कम से कम उन जिलों को तो जारी किया जा सकता था जहां पर ऐसे विरोधाभास की स्थिति नहीं है, लेकिन ये बताता है कि लगभग हर जिले में इस तरह की स्थिति है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये सूची कब जारी होती है, क्योंकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जो है जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है, हिमाचल प्रदेश में हो गई है और भी अन्य राज्यों में इस तरह की कवायद हो गई है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने तो प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक है उनकी भी घोषणा कर दी। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए और प्रदेश प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए जो है घोषित किया है उनका नाम, और वो कभी भी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। लेकिन जब
जब तक जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं होगी तब तक प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया में बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभी तो जिला अध्यक्षों की घोषणा बाकी है, यहाँ तक कि कई जिलों में तो मंडल अध्यक्ष की घोषणा बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एकमात्र कारण है कि दबाव नेताओं का जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, अपने समर्थकों को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए नेताओं का दबाव जो है नेतृत्व के ऊपर है। और अपने या कह सकते हैं कि कई बड़े दिग्गज नेता खुद जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो या पूर्व मंत्री हो। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन के ऊपर एक दबाव जो है वही एक बड़ा कारण है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी अपने जिला अध्यक्षों की पहली सूची जारी नहीं कर पाई है। बिल्कुल विवेक, तो दिग्गजों का दखल इसमें एक मेन चीज है जो निकलकर सामने आ रही है, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को अब इसमें बोलने का भी मौका मिल गया। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे भ्रष्टाचार के धन कुबेर की। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में हर दिन अब नए खुलासे हो रहे हैं। अब सौरभ के वकील राकेश पराशर ने जांच एजेंसियों में बड़ी मांग की है। राकेश पराशर का कहना है कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा मिलेगी तो वो तुरंत सरेंडर कर देगा और एजेंसियों की मदद भी करेगा। उसकी जान को बड़े लोगों से खतरा है। जैसे व्यापम केस में लोगों की जान गई थी, वैसे ही सौरभ की जान भी जा सकती है, क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं, बड़े लोग हैं, वो सौरभ के पीछे पड़ गए हैं। उन्हें डर है कि सौरभ उनके नाम उजागर कर देगा। इसके साथ ही सौरभ के वकील का कहना है कि सौरभ शर्मा के ऊपर लोकायुक्त, ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई गलत है। जांच एजेंसियां न्यायालय को गुमराह कर रही है। कोर्ट में जांच एजेंसियों ने सौरभ की संपत्ति की गलत जानकारी भी पेश की है, और वहीं अब तक जो सामान जब्त किया गया है उसका सौरभ से कोई लेना देना नहीं है। सौरभ के वकील ने यह भी कहा कि अभी हम कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जिला कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, और वहां से राहत नहीं मिलेगी तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सौरभ शर्मा निर्दोष है, हम अदालत में यह साबित कर देंगे। तो सौरभ शर्मा पर अब तक जो कार्रवाई हुई है उसकी बात करें तो 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई हुई थी, जिसमें कैश और जेवरात समेत करीब 8 करोड़ की संपत्ति बरामद की गई थी। वहीं 19 की रात आयकर विभाग ने इनोवा कार को जंगल से पकड़ा था और कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिला था। इनोवा कार सौरभ के साथ चेतन गौर के नाम से थी और 27 दिसंबर को ईडी ने सौरभ के ठिकानों पर दबिश दी थी। ईडी ने 34 करोड़ की संपत्ति बरामद की थी और अब तक लगभग 100 करोड़ की संपत्ति तीनों एजेंसियों को मिल चुकी है। सौरभ शर्मा अब तक एजेंसियों की पकड़ से बाहर है, और अब आगे क्या होगा वो भी एक सवाल उठता है। वकील की मांग मानने पर सौरभ सरेंडर कर सकता है। सौरभ शर्मा के पकड़े जाने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। परिवहन विभाग में नियुक्ति के बारे में भी पूछताछ हो सकती है। कानून से हम भाग नहीं रहे, पुलिस से हम बच नहीं रहे, हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है वो न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है और न्यायालय को भी गुमराह किया जा रहा है। सौरभ की जान को खतरा है। सौरभ के साथ में कोई बड़ा पीछे लोग हैं, बड़े लोग जिनके राज ना खुल जाए, ऐसा उनके परिजनों को शक का है। क्यों व्यापम कांड में भी कई लोग मारे गए, आज तक जांच हो रही है, मरने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। और वहीं मध्य प्रदेश के सीएम ने 3 पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गजनी खेड़ी पंचायत का नाम चामुंडा माता नगरी, मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर और जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक गांव का नाम मौलाना है जो खटकता है। हमें समझ नहीं आता कि इस नाम का गांव से क्या संबंध है। नाम लिखने पर भी पेन अटकता है। सीएम मोहन यादव की घोषणा के बाद एक बार फिर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने नाम बदलने को लेकर इसे फिजूल खर्च बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि बीजेपी और उसकी सरकार केवल नाम बदलने को ही विकास मानती है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, जिसमें 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए। फिर कई और जगहों का नाम बदला गया, जिसमें भी करोड़ों रुपए खर्च किया गया। जबकि बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि घोषणा गांव के लोगों की मांग पर की गई है, जो स्वागत योग्य कदम है। ये तो कांग्रेस की सरकार थी जो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। गांव के अंदर
इस नाम से क्या संबंध है, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नगर, गांव या शहर के जिले के नाम को बदले जाने को ही विकास कहती है। मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक तकरीबन 50,000 रुपए के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। बावजूद इसके ये फिजूल खर्ची को विकास कह रहे हैं। इन्हें जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को विकास में लगाना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा में लगाना चाहिए, ना कि अपनी राजनीति चमकाने में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उज्जैन में जनता की मांग के आधार पर उन ग्राम पंचायतों के नाम बदले हैं, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत गांवों के, नगरों के और मोहल्लों के नाम रखती थी। खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर घर में अनियंत्रित डंपर जा घुसा है। हादसे में मकान की दीवार गिर गई है। दीवार के नीचे दबने से 2 मवेशियों की मौत हो गई है। तो देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से डंपर घर में दीवार तोड़कर अंदर घुसा है। घर वालों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई है और वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। धनगांव थाना क्षेत्र के सुलगांव की यह घटना बताई जा रही है। और अब बात करेंगे शनिवार को हुए सिंगरौली में मर्डर की। सिंगरौली में जो मंजर दिखा उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। घर के पीछे सेप्टिक टैंक में 4 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। इलाके में दहशत थी और पुलिस के भी हाथ पैर फूल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता। इस बार भी यही हुआ। कैसे, ये देखिए। सिंगरौली में हुई 4 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ये शव एक घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में मिले। पुलिस भी इस घटना के बाद हैरान परेशान दिखी। पुलिस ने केस की गंभीरता को समझते हुए तत्काल टीम गठित की और जांच में जुट गई। 4 शवों में से 2 की पहचान हो गई थी, लेकिन 2 शवों की पहचान अब भी एक सस्पेंस बनी हुई थी। लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे हर कड़ी को मिलाया और केस को 48 घंटे के अंदर सुलझा लिया। इस केस के सुलझते ही 6 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गए। आरोपियों की तलाश की गई। कुल 6 आरोपी थे, जिसमें से 5 आरोपी कल तक रात में गिरफ्तार हो चुके थे। 1 आरोपी अभी बनारस में गिरफ्तार होना पता चला। इसमें 2 पिस्टल यूज किए गए थे, 6 राउंड का उपयोग किया गया था। उनमें हथियारों की जब्ती हो चुकी। बड़ोखर गांव में सेप्टिक टैंक में जो 4 शव मिले वो करण साहू, पप्पू, राकेश सिंह, सुरेश प्रजापति के थे। वहीं उनकी हत्या करने वाले 6 आरोपियों में राजा रावत, बुद्धसेन साकेत, हरिश्चंद्र साकेत, रोहित साकेत और नीरज साकेत थे। पुलिस के मुताबिक ये हत्या पुरानी रंजिश का अंजाम थी। मुख्य आरोपी राजा रावत ने नए साल के जश्न के मौके पर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया और जश्न में अपने 5 साथियों के साथ शामिल होकर अपने दुश्मन 4 मृतकों के सीने में गोलियां उतारकर मौत के घाट उतार दी। जिसके बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने सेप्टिक टैंक का सहारा लिया और शवों को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर जुर्म अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है, और वही हुआ। लोगों को सेप्टिक टैंक में शव मिले और आरोपी अब सलाखों के पीछे है। पुलिस को आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल, लोहे की रॉड, 4 नग जिंदा कारतूस, 1 खाली पिस्टल की मैगजीन भी मिली है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की बाघों से जुड़ी ये 4 खबरें देखिए। पहली खबर सिवनी से है, जहां पर करंट लगने से बाघिन की मौत हो गई। मोगली अभयारण्य में जीरेवाड़ा गांव के पास बाघिन का शव मिला है। बाघिन की मौत शिकार के लिए खेत में बिछाए गए करंट के कारण हुई है। और वहीं बाकी 3 खबरें मध्य प्रदेश के 3 शहरों से हैं। बाघों की हलचल दिख रही है। सीधी शहर के आसपास बाघ के मूवमेंट से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर बाघ ने मवेशी को अपना शिकार बनाया है। और वहीं शहडोल रेंज के जंगल में बाघ ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण का शव शत विशत अवस्था
अवस्था में मिला है। ये बाघ का मूवमेंट सेपुर और बोडरी गांव में बना हुआ है और वहीं रायसन में भी बाघ की दहशत नजर आई और चिकलोद कला गांव के जंगलों में बाघ का मूवमेंट दिखाई दिया है। ये बाघ रातापानी अभयारण्य से लगा हुआ है और गांव के पास बाघ दिखने के बाद लोग दहशत में आ चुके हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।